I call upon the House to vote for this motion. Thank you, Mr. Deputy Speaker. माननीय श्री राजनाथ सिंह। उपाध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने मुझे धन्यवाद प्रस्ताव पर विचार करने का अवसर दिया है। पूरा सदन हमारी इस बात से सहमत होगा कि हेल्दी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में एक बहुत ही एक स्वस्थ परंपरा है कि जब भी संसद के दोनों सदनों का एक सम्मिलित अधिवेशन होता है नए वर्ष के प्रारंभ पर, तो उसको महामहिम राष्ट्रपति संबोधित करती है और उसके बाद संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है तो महामहिम राष्ट्रपति के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए एक चर्चा होती है, चाहे वह राज्यसभा हो अथवा लोकसभा हो। यह उसे सर्वसम्मत पारित करती है और उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करने का काम करती है। मैं यह मानता हूं कि जब धन्यवाद प्रस्ताव हो अथवा कोई महत्वपूर्ण ऐसा कोई प्रस्ताव हो अथवा विषय हो, जब चर्चा होती है तो अपेक्षा यह की जाती है कि उसमें कुछ ऐसे सुझाव आएंगे कि चाहे वह सत्ता पक्ष हो चाहे वह विपक्ष हो, दोनों किसी न किसी राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर एक आम सहमति बनाने का काम करेंगे और जब किसी मुद्दे पर आम सहमति बन जाती है तो स्वाभाविक है कि सरकार को अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को प्रभावी तरीके से क्रियान्वित करने में सुविधा रहती है। और इसके पहले भी कई चर्चाएं हुई हैं। मैं उन सारे इंस्टांसेस की चर्चा यहां पर नहीं करना चाहूंगा, जबकि विपक्ष ने भी सुझाव दिए हैं और सत्ता पक्ष ने उसे माना है, सत्ता पक्ष को उसका लाभ मिला है और देश को भी उसका लाभ मिला है। आज भी विपक्ष का जहां तक प्रश्न है, हम विपक्ष के लोग रचनात्मक सहयोग सरकार को करना चाहते हैं जो राष्ट्रीय हित से जुड़े हुए सवाल हैं, ऐसे सवालों पर। लेकिन मैं यह महसूस करता हूं कि आज पता नहीं इस गवर्नमेंट की कैसी मानसिकता बन गई है कि विपक्ष यदि सहयोग भी रचनात्मक सहयोग जहां देना चाहता है राष्ट्रीय हित से जुड़े हुए सवालों पर, यह सरकार जो है वह सहयोग लेने को भी तैयार नहीं है। मैं विपक्षी दलों की बात छोड़ दीजिए, मैं तो यह मानता हूं कि इस सरकार के जो सहयोगी दल हैं उनके भी जो सुझाव हैं इस सरकार को रास नहीं आ रहे हैं, ऐसी स्थिति हमको देखने को मिलती है। मैं उदाहरण यहां पर देना चाहूंगा। भारत एक प्रजातांत्रिक देश है, हम सभी जानते हैं कि इसका स्वरूप जो है फेडरल है, संघीय है। फेडरल स्ट्रक्चर को ही हम लोगों ने भारत के संविधान में स्वीकार किया है और हमारे भारतीय संविधान की यह एक प्रकार से इसे हम शोभा मानते हैं। सरकार के द्वारा यह प्रयत्न किया जाना चाहिए अपनी तरफ से, ताकि केंद्र और राज्यों के बीच परस्पर सहयोग बना रहे, केवल बना ही न रहे बल्कि केंद्र और राज्यों के बीच यह परस्पर सहयोग निरंतर आगे बढ़ता रहे, मजबूत होता रहे। लेकिन हालात कुछ विपरीत दिखाई देते हैं। इस सरकार का रवैया यह हो गया है कि केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग होने के बजाय एक प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति पैदा हो गई है, एक कन्फ्रंटेशन की स्थिति पैदा हो गई है। हाल में ही एनसीटीसी के गठन का फैसला इस सरकार ने जो किया, आपको भी जानकारी है उपाध्यक्ष महोदय कि हमारे देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इसका विरोध किया और कहा कि बिना राज्य सरकारों को विश्वास में लिए यह कदम जो है केंद्र सरकार के द्वारा उठाया गया है। मैं मानता हूं कि जब यह विरोध मुख्यमंत्रियों के द्वारा हुआ तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी यह कहा, आश्वस्त किया कि हम निश्चित रूप से सभी राज्यों का इसमें सहयोग प्रदान करेंगे, सहयोग लेंगे, उनसे विचार विमर्श करेंगे। लेकिन मुझे आश्चर्य तब हुआ जब महामहिम राष्ट्रपति का अभिभाषण हो रहा था तो अभिभाषण में भी इस बात का उल्लेख था कि यह सरकार एनसीटीसी का गठन करेगी। क्या जरूरत थी? जब तक कि सारे राज्यों को विश्वास में न ले लिया जाता तो राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस एनसीटीसी के गठन का उल्लेख करने का क्या औचित्य था? मैं तो यह मानता हूं कि यह सरकार आतंकवाद के संकट से इस देश को निजात दिलाने के लिए जितनी गंभीर होनी चाहिए अथवा जितना गंभीर प्रयास इस सरकार के द्वारा किया जाना चाहिए, वैसा गंभीर प्रयास इस सरकार के द्वारा नहीं किया जा रहा। क्यों? मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आपको 2004 के लोकसभा चुनाव की याद दिलाना चाहता हूं। पोटा एक एंटी टेरर लॉ था, उस पोटा को मुद्दा बनाकर इस कांग्रेस पार्टी ने ये चुनाव लड़ा था। उस समय जो भी अलायंस था मिलकर इन लोगों ने चुनाव लड़ा था
और सरकार बनने के बाद पहला काम किया था, एक जो सशक्त और प्रभावी एंटी टेरर लॉ, जिसे कोटा के नाम से जानते हैं, उसे समाप्त कर दिया है। यहां तक कि इस देश के कई राज्य जैसे गुजरात है, मध्य प्रदेश है, इन्होंने एक एंटी टेरर लॉ बनाया। वह एंटी टेरर लॉ को जो मंजूरी भारत सरकार के द्वारा मिलनी चाहिए थी, वह आज तक उस एंटी टेरर लॉ को जो मंजूरी नहीं मिल पाई। कैसे मैं मानूं कि आतंकवाद के संकट से इस देश को निजात दिलाने के लिए यह सरकार गंभीर है। इसी संसद के ऊपर 2001 में जो हमला हुआ और उस हमले के पीछे जो सबसे बड़ा कॉन्स्पिरेटर था, जो बहुत बड़ा षड्यंत्रकारी था, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने सजा भी सुनाई, लेकिन आज तक वह क्रियान्वित सजा नहीं हो पाई। कैसे हम इस बात को मान लें कि आतंकवाद के संकट से निजात दिलाने के प्रति यह सरकार पूरी तरह से गंभीर है। इतना ही नहीं, मुझे तकलीफ तब ज्यादा होती है जब मैं यह देखता हूं कि सत्ता पक्ष के जो दल हैं, प्रमुख दल, उसके लोग सरेआम खड़े होकर बटाला हाउस कांड की चर्चा करते हैं और मोहन शर्मा जैसे एक इंस्पेक्टर जो शहीद हुआ है, उसकी शहादत का भी माखौल उड़ाने की कोशिश की जाती है। कैसे मैं मान लूं? कभी कभी सरकार के मंत्री के द्वारा कहा जाता है कि बटाला हाउस की सीडी देखने के बाद हमारी पार्टी की अध्यक्ष के आंखों में आंसू आ गए। तो मैं यह अपेक्षा कर रहा था कि कम से कम इस सत्ता पक्ष का जो सबसे बड़ा दल है, उसके किसी न किसी प्रमुख व्यक्ति के द्वारा अथवा प्रवक्ता के द्वारा निश्चित रूप से इसका खंडन आएगा और या तो स्पष्टीकरण आएगा, बताया जाएगा कि यदि इस दल के प्रमुख नेता के आंखों में आंसू आ गए अथवा वो बहुत ज्यादा भावुक हो गई, तो किस कारण आए? उन आतंकवादियों की लाशों को देखकर उनकी आंखों में आंसू आए कि मोहनचंद शर्मा जो शहीद हुए थे इस आतंकवादी वारदात में, यानी आतंकवादियों का मुकाबला करते हुए, उनकी शव को देखकर उनके आंखों में आंसू आए, इसका भी कोई स्पष्टीकरण नहीं आया। मैं समझता हूं कि आतंकवाद का सहारा लेकर, आतंकवाद के बहाने यह सरकार केवल राज्यों के मामले में हस्तक्षेप करने के किसी न किसी माध्यम अथवा किसी न किसी उपकरण की बराबर तलाश करती रहती है। एनसीटीसी के बारे में मैं कहना चाहूंगा आपके माध्यम से उपाध्यक्ष महोदय कि प्रधानमंत्री जी को सभी राज्यों को विश्वास में लेकर ही यह कदम आगे बढ़ाना चाहिए। जहां तक आतंकवाद से लड़ने का प्रश्न है, विपक्ष पूरी तरह से सहयोग करने को तैयार है। हम लोग तहे दिल चाहते हैं कि भारत को आतंकवाद के संकट से निजात मिलनी चाहिए, लेकिन आतंकवाद के संकट से निजात यदि हम पाना चाहते हैं तो सरकार के अंदर एक स्ट्रांग विल पावर होना चाहिए, दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। कहीं ना कहीं उस दृढ़ इच्छा शक्ति में हमको कमी दिखाई देती है और आतंकवाद से लड़ने के लिए जितना इफेक्टिव नेटवर्क होना चाहिए, उतना इफेक्टिव नेटवर्क आज तक हमारे पास नहीं है, यह मैं महसूस करता हूं। अभी आपने देखा कि हाल में ही एक बहुत बड़ी घटना हो गई। जो हाई सिक्योरिटी जोन है उसमें हमारा मित्र देश इजराइल है। इजराइल दूतावास के 3 या 4 लोग घायल हुए एक आतंकवादी वारदात में। कैसे यह मैं मान लूं कि आतंकवाद से लड़ने के लिए, आतंकवाद की चुनौती को स्वीकार करने के लिए जिस प्रकार की भारत सरकार की तैयारी चाहिए, वह भारत सरकार की तैयारी है। आश्वासन तो बराबर संसद के दोनों सदनों में, संसद के बाहर भी सरकार के लोगों के द्वारा दिया जाता है, लेकिन सचमुच उसका परिणाम को बाहर देखने को हम सबको नहीं मिलता है। वहां में राष्ट्रपति के अभिभाषण में उपाध्यक्ष महोदय यह कहा गया है कि 2011 में 18 जो स्लीपर मॉड्यूल्स थे उनको नष्ट किया गया है। 18 स्लीपर मॉड्यूल्स नष्ट करने से आतंकवाद के संकट से इस देश को निजात नहीं मिलेगी। यहां पर बताया जाता है, जो मीडिया के माध्यम से खबरें मिलती हैं, कोई बतलाता है कि यहां पर 800, कोई बताता है 700, 900, 1000, तरह तरह की खबरें मिलती हैं कि स्लीपर मॉड्यूल इफेक्टिवली हमारे देश में इस समय काम कर रहे हैं। क्या 18 स्लीपर मॉड्यूल्स को हमने समाप्त कर दिया, उसके बाद हम संतोष कर रहे हैं? मैं यह भी जानना चाहूंगा प्रधानमंत्री जी से, उपाध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से, कि कितने स्लीपर मॉड्यूल्स इधर बढ़े हैं, उसकी भी जानकारी देश के लोगों को होनी चाहिए। और एनसीटीसी का आपने कदम उठाया, और लेकिन एनसीटीसी के माध्यम से जो राज्य के अधिकारों में जो आप हस्तक्षेप करना चाहते हैं, तो केवल एनसीटीसी तक ही यह सीमित नहीं है। इसके अतिरिक्त आपने रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एक्ट, इसमें भी राज्य सरकारों को जो विश्वास में लेना चाहिए आपने नहीं दिया।
आप इस प्रोटेक्शन फोर्स को आप पुलिस पावर दे रहे हैं, जो कि यह राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है। और साथ ही वैसे ही पहले आपने प्रोटेक्शन ऑफ कम्युनल एंड टारगेटेड वायलेंस बिल बिना राज्य सरकारों को विश्वास में लिए आपने ला दिया। एफडीआई के बारे में आपने फैसला कर लिया बिना राज्य सरकारों को विश्वास में लिए। आपने देखा कि आपके एक सहयोगी दल का ही विरोध आपको किस हद तक झेलना पड़ा है। ये सब कुछ आपने देखा। तो सरकार के इस रवैये को, सरकार के इस रुख को मैं खंडन करता हूं और सरकार से मैं अपेक्षा करता हूं कि सरकार की तरफ से यह पूरी तरह से प्रयास आगे किया जाएगा ताकि राज्य और केंद्र के बीच परस्पर सहयोग यह निरंतर आगे बढ़ता रहे। अब दूसरी तरफ मैं कुछ राज्य सरकारों ने अपने विधानसभा में कुछ बिल पारित किए हैं, केंद्र सरकार को मंजूरी के लिए भेजा है। वर्षों से वह सब सारे बिल पेंडिंग पड़े हुए हैं। उस पर जो मंजूरी सरकार की मिलनी चाहिए वो मंजूरी आज तक नहीं मिल पाई। मैं कुछ ऐसे बिल जो राज्य सरकारों के द्वारा केंद्र के पास भेजे गए हैं उसका मैं यहां पर उल्लेख करना चाहता हूं। एक गुजरात कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बिल, यह 2003 से पड़ा हुआ है, 2003, लेकिन आज तक इस बिल को मंजूरी प्राप्त नहीं हो पाई। गुजरात लोकल अथॉरिटीज अमेंडमेंट बिल 2009 से पड़ा है, आज तक नहीं हो पाया, मंजूरी नहीं मिल पाई। कच्छ बॉम्बे इनामी एरिया बिल 2011, यह भी आज तक नहीं मिल पाई, जबकि इसमें वहां के जो भूमिहीन लोग हैं उनके हितों को ध्यान में रखकर यह संशोधन बिल जो है वहां की विधानसभा के द्वारा पारित किया गया है। 1958 में उस कानून को संशोधित करने का प्रस्ताव किया गया है, जिसके तहत भूमिहीन मजदूरों के नाम पर कच्छ क्षेत्र में भूमि का जो घोटाला होता है उसे रोका जा सके। वैसे ही गुजरात विधानसभा के कई ऐसे बिल हैं। गुजरात टेनेंसी एंड एग्रीकल्चर लैंड लॉ अमेंडमेंट बिल 2011, गुजरात लैंड फ्रेगमेंटेशन एंड कंसोलिडेशन बिल और गुजरात एजुकेशन इंस्टीट्यूट सर्विसेज बिल 2006 आज तक भारत सरकार के द्वारा मंजूरी नहीं मिली। और इतना ही नहीं, मैं बिहार का भी उदाहरण देना चाहता हूं। बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन बिल 2011 के प्रारंभ में वहां की विधानसभा में पारित करके जो है भारत सरकार को भेजा है, लेकिन 11 गुजर गया, 12 प्रारंभ हो गया, आज तक उसे मंजूरी नहीं मिली। बिहार यूनिवर्सिटी ट्रिब्यूनल बिल, इसको क्यों नहीं मंजूरी मिली? वैसे बिहार स्टेट स्कूल टीचर एंड एम्प्लॉइज डिस्प्यूट रिड्रेसल ट्रिब्यूनल बिल, वो भी पड़ा हुआ है, 1 साल से अधिक का समय हो गया। कई ऐसे बिल हैं। पटना यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2010 से पड़ा हुआ है, आज तक केंद्र सरकार की मंजूरी उसे नहीं मिल पाई है। ऐसे ही मध्य प्रदेश की हमारी सरकार ने टेररिज्म एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज एंड कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बिल मार्च 2010 में अपनी विधानसभा में पारित करके भेजा, लेकिन आज तक इस सरकार ने उसे अपनी मंजूरी देने का काम नहीं किया है। ऐसे ही गुजरात है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, हिमाचल है, जितने भी बिल हैं कीप इट पेंडिंग पॉलिसी के सब सारे बिल हमारे जो है शिकार हुए हैं। कैसे हम यह मान लें कि राज्यों की भावनाओं का जो सम्मान केंद्र के द्वारा किया जाना चाहिए, जिस बिल को लेकर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, यह सरकार उनका सम्मान करती ही नहीं। इस सरकार को क्या करना है, यह बात हमारी समझ के परे है। अब एक यहां पर विशेष मुद्दा जो कि तेलंगाना राज्य का उठा है, मैं उसकी भी यहां चर्चा करना चाहूंगा कि कुछ रीजनल एस्पिरेशंस होती हैं, कुछ क्षेत्र के लोग जो होते हैं उनकी भी कुछ अपनी भावनाएं होती हैं, उनकी भी कुछ आकांक्षाएं होती हैं। सारा देश जानता है कि तेलंगाना राज्य का निर्माण होना चाहिए। इस विषय को लेकर तेलंगाना का पूरा क्षेत्र आंदोलित है। लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ जब महामहिम राष्ट्रपति का अभिभाषण मैंने देखा, तेलंगाना का कहीं पर कोई उल्लेख अभिभाषण में किया ही नहीं गया। और मैं ये बहुत ही विनम्रतापूर्वक कहना चाहूंगा उपाध्यक्ष महोदय आपसे, प्रधानमंत्री जी से, कि तेलंगाना राज्य के संबंध में जो आपने कमेटी बनाई थी, कमेटी की रिपोर्ट आ चुकी है। कृपया तुरंत तेलंगाना राज्य के गठन पर प्रभावी कदम उठाएं। भारतीय जनता पार्टी उसमें पूरी तरह से सहयोग करेगी। अभी जानकारी यह भी मिली है तेलंगाना के संबंध में कि इस सरकार ने एक ऑटोनमस काउंसिल
बनाने के बारे में यह विचार कर रही है। माने स्टेट विद इन ए स्टेट एक ऐसी इस मॉडल को अपनाना चाहती है इस सरकार। लेकिन मैं समझता हूं कि उस क्षेत्र के रहने वाले लोगों की जो डेवलपमेंट की एक एस्पिरेशन है, उससे उनकी डेवलपमेंट की एस्पिरेशन पूरी नहीं हो पाएगी। अब मैं आता हूं कुछ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के जो राज्य हैं उनकी तरफ। मैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के राज्यों का कई बार दौरा करने का मुझे अवसर मिला है, वहां के लोगों के साथ संवाद करने का भी मुझे आएंगे आ जाएंगे, जल्दी आएंगे। अब नॉर्थ स्टेट्स में भी गंभीर समस्याएं पैदा हो रही हैं। वहां पर भ्रष्टाचार वहां की सरकारों के द्वारा इतना बढ़ा है, इतना भ्रष्टाचार बढ़ा है कि जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले लोगों की, सड़क, पानी, बिजली, यह सब पूरी नहीं हो पा रही है। और मैं समझता हूं कि केवल विशेष पैकेज, स्पेशल पैकेज दे देने से ही उनकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बल्कि एक स्पेशल इफर्ट्स गवर्नमेंट के द्वारा होने चाहिए ताकि नॉर्थ ईस्ट के लोग भी यह महसूस कर सकें कि हम भी भारत के हिस्से हैं और वह गौरव के साथ अपना मस्तक ऊंचा करके वह चल सकें। ऐसे हालात पैदा करने की जरूरत है। हां, मैं महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण में एक बात का उल्लेख है, उसका मैं स्वागत करना चाहूंगा कि एक लैप्सेबल कंट्रोल पुल जो था, उसे नॉन लैप्सेबल कंट्रोल पुल के रूप में एक जो मान्यता इस सरकार ने दी है, ताकि जो भी सेंट्रल प्रोजेक्ट अथवा दूसरे प्रोजेक्ट वहां पर जिन पर काम चल रहे हैं वह पैसे की कमी के कारण रुकने न पाए। सरकार के इस कदम की मैं सराहना करता हूं। जब मैं नॉर्थ ईस्ट की चर्चा कर रहा हूं उपाध्यक्ष महोदय, तो स्वाभाविक रूप से मेरा ध्यान अरुणाचल प्रदेश की ओर भी जा रहा है। चीन की दखलंदाजी किस तरीके से बढ़ती जा रही है, यह केवल मैं ही नहीं, सारा देश उस चीन की दखलंदाजी को लेकर इस समय चिंतित है। हमारे डिफेंस मिनिस्टर वहां पर अरुणाचल गए थे, उस पर भी चाइना ने अपनी तरफ से प्रोटेस्ट दर्ज करा दिया। क्यों यहां पर हम भारत के जो है डिफेंस मिनिस्टर आए? क्या अरुणाचल भारत का हिस्सा नहीं है? क्या चीन की धमकी के आगे भारत झुक जाएगा? लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जिस प्रभावी तरीके से भारत सरकार को अपना विरोध दर्ज कराना चाहिए, उस प्रभावी तरीके से सरकार अपना अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर विरोध दर्ज नहीं करा पा रही है, अथवा सरकार की तरफ से जो डिप्लोमेटिक इफर्ट्स होने चाहिए वो डिप्लोमेटिक इफर्ट्स सरकार की तरफ से नहीं हो रहे हैं। अब चाइना जिस तरीके से इंडो तिबेटियन बॉर्डर पर ब्रह्मपुत्र रिवर में डैम बना रहा है, इसकी चर्चा कई बार हो चुकी है, समाचार पत्रों में भी खबरें आ चुकी हैं। चाइना के एम्बेसडर भी मिलने के लिए आए थे। एक बार मेरा स्टेटमेंट आया था, जब मैंने उनसे भी बात की तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे किसी प्रकार के डैम का वहां पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन आज के 10 दिन पहले सारे समाचार पत्रों में, केवल नॉर्थ ईस्ट नहीं, सारे देश के समाचार पत्रों में यह खबर आई कि पासी घाट में लगभग ब्रह्मपुत्र नदी सूख गई है। पानी इतना रिसीड किया है, इतना कम हो गया है कि लगभग सूखी हुई नदी की तरफ उसकी हालत हो गई। आप यह कल्पना करिए क्या स्थिति होगी यदि ब्रह्मपुत्र रिवर यदि सूख जाएगी, तो नॉर्थ ईस्ट तो पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। मैं समझता हूं कि सरकार को अपनी तरफ से एक डिप्लोमेटिक इफर्ट की आवश्यकता है, ताकि चाइना को भी या तो वह तैयार करें कि जहां के संबंध में शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि वहां पर चाइना डैम्स बना रहा है, तो कम से कम वहां के भी डेलीगेट्स हों और यहां के भी डेलीगेट्स हों और एक ज्वाइंट इंस्पेक्शन कमेटी बन जाए चाइना और भारत की, और ज्वाइंट इंस्पेक्शन कमेटी जाकर यह देखे कि सच्चाई क्या है। हम केवल चाइना के कहने पर इसे कैसे मान लेते हैं कि नहीं, वहां पर किसी भी प्रकार के नए प्रोजेक्ट का निर्माण वहां पर नहीं हो रहा है। मैं समझता हूं इसे गंभीरतापूर्वक लेने की आवश्यकता है, और साथ ही सरकार की तरफ से एक डिप्लोमेटिक इफर्ट यह भी होना चाहिए कि चाइना, बांग्लादेश और भारत ये तीनों मिलकर एक इंटरनेशनल वाटर ट्रीटी करें ब्रह्मपुत्र रिवर को लेकर, और यह ट्रीपार्टाइट वाटर ट्रीटी, इसके लिए भी सरकार को अपनी तरफ से प्रयत्न करना चाहिए। जैसे इंडस रिवर को लेकर हम लोगों ने एक इंटरनेशनल ट्रीटी की है, वैसे ही बांग्लादेश, चाइना और भारत, इन तीनों देशों को मिलाकर भी एक इस प्रकार की ट्रीपार्टाइट वाटर ट्रीटी भी हो सकती है। संकट केवल पूर्वोत्तर का ही नहीं,
बल्कि आप देखिए पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर यूनाइटेड नेशंस के द्वारा विवादित क्षेत्र घोषित है। चीन गिलगिट और बाल्टिस्तान में आ गया, वहां पर उसके सैनिक आ गए, चाइना की बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई वहां। लेकिन हमको जो विरोध दर्ज कराना चाहिए, हम अपना प्रभावी विरोध अपनी तरफ से घोषित नहीं करा पा रहे हैं। जबकि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर यह एक विवादित क्षेत्र है, वहां पर बंकर्स जो है चाइना बना रहा है, चाइनीज मिलिट्री आ गई है और चाइना यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है। तो मैं कहता हूं कि क्या हम सिक्योरिटी काउंसिल में भारत प्रभावी तरीके से पाकिस्तान के साथ मिलकर चाइना भारत के खिलाफ जो षड्यंत्र कर रहा है, तो हम उसे एक्सपोज नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस दृष्टि से भी जो प्रयास होना चाहिए, उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा कोई भी प्रयास सरकार के द्वारा नहीं हो पा रहा है। और अभिभाषण में निश्चित रूप से चाइना के साथ हमारे रिश्ते बेहतर होने चाहिए, इसकी चर्चा हुई है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। चाइना ही नहीं, जितने भी हमारे पड़ोसी देशों के साथ भारत के रिश्ते बेहतर होने चाहिए, मधुर होने चाहिए। इस पर जिस भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता होगी, हमारा दल सहयोग करने को तैयार है। लेकिन चिंता मुझे इस बात पर हुई है कि व्यापारिक रिश्ते की चर्चा तो महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण में की गई है, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, सामरिक दृष्टि से स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो खतरा पैदा हो रहा है, उसकी महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण में किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं की गई है। मैं पुनः अपनी बात को दोहराना यहां चाहता हूं और सरकार से मांग करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से, कि यह सरकार पुनः अपने डिप्लोमेटिक स्किल का परिचय देते हुए यह कोशिश करे कि चाइना जो कुछ भी कर रहा है उसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय जनमत वह बनाए। किस प्रकार की हरकत चाइना और पाकिस्तान के द्वारा भारत के साथ की जा रही है। चीन की मिलिट्री पावर में कई गुना वृद्धि हुई है। अभी अभी जानकारी प्राप्त हुई है, कल के अखबार में मैंने पढ़ा है कि लगभग 11.2% डिफेंस बजट को एक चाइना ने बढ़ा देने का काम किया है। तो हम इसको बिल्कुल सहजता से उसे स्वीकार कर ले, बढ़ा रहा है वो, अपना देश है, बढ़ाता रहे, लेकिन हमारी क्या तैयारी। मैं समझता हूं कि उसकी भी चिंता करने की आवश्यकता है। मैं यहां पर आर्मी चीफ के एक लेटर का उल्लेख करना चाहूंगा, जो कि आर्मी चीफ मिस्टर वीके सिंह ने डिफेंस मिनिस्टर को हाल में ही एक पत्र लिखा है, संभवतः 3 मार्च 2012 का यह पत्र है। मैं उसका उल्लेख करना चाहूंगा आपकी इजाजत से कि आर्मी चीफ जनरल वीके सिंह हैज रिटन टू डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर ए.के. एंटोनी that the war-waging capability of the army has been seriously degraded, with the government dragging its feet on critical procurements and policy measures. Procurement policy government कितनी पुअर हो जाएगी मिलिट्री के मामले में, जिसको लेकर आर्मी चीफ को जो है अपनी चिंता व्यक्त करनी पड़े। इससे बड़ी चिंता की बात श्रीमंत क्या हो सकती है। Please. Nothing will go on record, please. उपाध्यक्ष महोदय, मीडिया में जो खबरें हमको देखने को मिली हैं, उससे एक चिंता हमारी और बढ़ी है। मैं उसकी भी यहां चर्चा करना चाहूंगा कि डिफेंस बजट में संभवतः सरकार अपने फिस्कल डेफिसिट को देखते हुए कुछ कमी करने जा रही है। मैं बहुत विनम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि देश इस समय संकट में है। आप जो भी डिफेंस का बजट है उसमें कटौती नहीं की जानी चाहिए, बल्कि डिफेंस का बजट बढ़ाया जाना चाहिए। सारा का सारा देश एक समय भूखा रहकर सरकार को सहयोग करने को तैयार है, लेकिन हमारे भारत देश के मान सम्मान स्वाभिमान पर भी किसी भी सूरत में आंच नहीं आनी चाहिए। यह मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी से विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं। फिस्कल डेफिसिट का जहां तक सवाल है, जब बजट पेश हो रहा था Please, no cross talk, please. जब बजट पेश हो रहा था तो उस समय माननीय वित्त मंत्री जी ने आश्वस्त किया था संसद के दोनों सदनों को कि यह किसी भी सूरत में फिस्कल डेफिसिट जीडीपी के 4.6% से अधिक नहीं बढ़ेगी। लेकिन अभी वर्ल्ड बैंक की एक मैं रिपोर्ट देख रहा था, उपाध्यक्ष महोदय, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में यह कहा गया है
कि इस फिस्कल डेफिसिट के समाप्त होते होते, यानी जो हमारा ये बजट 16 तारीख को पेश होगा, उसके पहले जो इकोनॉमिक सर्वे आएगा, संभवतः ये फिस्कल डेफिसिट पहुंचकर 5.6% तक पहुंच जाएगी। और जो आर्थिक विशेषज्ञ हैं, यह भी मानने लगे हैं कि अब यह फिस्कल डेफिसिट भी बेकाबू होती जा रही है। भ्रष्टाचार और घोटाला इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि फिस्कल डेफिसिट की क्राइसिस निरंतर यह गंभीर होती जा रही है। सरकार को अपने एक्सपेंडिचर्स में, खर्चों में जो कटौती करनी चाहिए, वह सरकार अपने खर्चों में कटौती भी नहीं कर पा रही है। और यह भी एक आंकड़ा मिला है कि 2011-12 वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही के आंकड़े जो सरकार ने जारी किए हैं, ग्रोथ रेट 6.1%। और एक इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी है जिसका नाम मूडीज है, उस इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने कहा है कि 2012-13 के पहले तिमाही में ग्रोथ रेट 6% से नीचे भी चली जाएगी। इसका मतलब कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था एक संकट के जाल में फंस जाएगी। इस सरकार की गलत इकोनॉमिक पॉलिसीज के कारण, इस सरकार की रॉन्ग इकोनॉमिक प्लानिंग के कारण ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं। लेकिन महामहिम राष्ट्रपति महोदय से अभिभाषण में यह कहलवा दिया गया कि नहीं साहब, जो अगले जो फाइनेंशियल ईयर है इसमें 8% से ज्यादा हमारी जो है जीडीपी की ग्रोथ रेट होगी। लेकिन यह हकीकत से कोसों दूर है। यह कैसे हम इस टारगेट को प्राप्त करेंगे? सब 8 से 9%। यानी ये ख्याली पुलाव पकाया जा रहा है। लेकिन मैं सरकार से यह भी जानना चाहूंगा कि इस टारगेट को अचीव करने के लिए सरकार के द्वारा क्या क्या इफर्ट्स हो रहे हैं। सदन इसकी भी जानकारी उनसे चाहेगा। एक चिंता और होती है, जब मैं इस देश की बढ़ती हुई जनसंख्या को मैं देखता हूं और जो आंकड़े मुझे प्राप्त हैं कि 2020 तक 59% आबादी इस देश की जो है वो लेस देन 30 ईयर्स की एज की होगी। अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम हमारे देश की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। केवल मनरेगा से अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम के चैलेंज को मीट आउट नहीं किया जा सकता है उपाध्यक्ष महोदय। इसके लिए भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई न कोई एक ऐसा इफर्ट होना चाहिए, गवर्नमेंट को कोई न कोई एक ऐसी इफेक्टिव पॉलिसी बनानी चाहिए ताकि इस अनएम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम का जो चैलेंज है, इस चैलेंज को भी हम मीट आउट कर सकें। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक प्रधानमंत्री जी का प्रश्न है, प्रधानमंत्री जी की योग्यता पर मैं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहता हूं, लेकिन कभी कभी मैं प्रधानमंत्री जी को असहाय की स्थिति में निश्चित रूप से पाता हूं और मुझे यह महसूस होता है कि वह एक जो इंपावर्ड जो कमेटी ऑफ मिनिस्टर्स होती है, वह हालत हो गई है इस सरकार की। जैसे लगता है पावर सेंटर कहीं और है। एक गैर संवैधानिक संस्था बनी हुई है, उसके द्वारा जो भी डिसीजंस हो जाते हैं उसको मानने के लिए प्रधानमंत्री जी बाध्य है। मैं समझता हूं कि यह भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन हालात ऐसे हैं। लेकिन एक एनडीए की भी हुकूमत रही है, अटल जी हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं, उनकी लीडरशिप को भी इस देश ने देखा है कि चाहे ग्रोथ रेट भी बढ़ा है, लेकिन हम लोगों ने रेट ऑफ इन्फ्लेशन को भी नहीं बढ़ने दिया। विकास दर भी बढ़ी, लेकिन महंगाई को भी हमने बढ़ने नहीं दिया है। वह समय भी एनडीए का इस देश ने अच्छी तरह देखा है। लेकिन इस यूपीए गवर्नमेंट का कि इकोनॉमिक्स का सिद्धांत ही मैं समझता हूं कुछ अजीबोगरीब है। विकास दर ऊंची हो, तेजी का दौर हो, तब भी महंगाई, विकास दर कम हो तब भी महंगाई। माने महंगाई से किसी प्रकार निजात हम लोगों को नहीं मिल सकती है, चाहे मंदी हो चाहे वो तेजी हो। पता नहीं महंगाई के साथ इस सरकार का क्या अफेयर है, यह हमारी समझ के परे है। लेकिन पुराना संबंध है, क्योंकि जब ये सरकार आई है तब महंगाई तेजी के साथ बढ़ी है। हमारा यह मानना है ग्रोथ और इन्फ्लेशन के बीच एक तालमेल होना चाहिए उपाध्यक्ष महोदय, जो जैसा कि हम लोगों ने एनडीए के शासनकाल में किया था जब आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री थे। और मुझे वह दिन याद है कि जिस समय उन्होंने कहा था ग्रोथ रेट के बारे में कि हम 8% के टारगेट को अचीव करेंगे, इसी बेंच से कहा गया था, अपोजिशन में बैठे हुए थे लोग, उस समय यह कहा गया था कि यह मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। 8% के टारगेट को यह गवर्नमेंट कैसे अचीव कर सकती है ग्रोथ रेट के टारगेट?
लेकिन हम लोगों ने 8.4% तक ग्रोथ रेट के टारगेट को अचीव करने में सफलता प्राप्त की। अब डबल डिजिट ग्रोथ की बात तो दूर, अब डबल डिजिट महंगाई के दंश को हमारा यह देश झेल चुका है, यह बात सच है। अब थोड़ा रेट ऑफ इन्फ्लेशन में कमी आई है, वह जाकर 7.56 और 6.5% तक पहुंचा है, लेकिन महंगाई से देश को आज तक निजात नहीं मिली है। और कैसे हम लोगों ने इससे इस देश को छुटकारा दिलाया था? महंगाई को भी नियंत्रित करने के लिए, ग्रोथ रेट को बढ़ाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी मात्रा में जितना हैवी इन्वेस्टमेंट हो सकता है, मैं समझता हूं कि वह इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने किया था, जिसका परिणाम था कि उसमें महंगाई नहीं बढ़ने पाई थी। रूरल इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए जितनी हैवी इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता थी, वह हैवी इन्वेस्टमेंट करने में भी हम लोग पीछे नहीं रहे। और इस सरकार की गलत नीतियों के कारण ही आज हालात इस प्रकार के पैदा हो गए हैं कि गांव में रहने वाले, गांव, गरीब, किसान, इनको जो आत्मनिर्भर होना चाहिए, आत्मनिर्भरता की बात तो दूर, अब ये सरकार के ऊपर ज्यादा जो है निर्भर होते जा रहे हैं। ये जो कुछ भी हो रहा है इस सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण हो रहा है। अभी मनरेगा की चर्चा की गई, गिरिजा व्यास जी ने भी अपने भाषण में कहा है और हमारे शशि थरूर जी ने उसकी बहुत प्रशंसा की है। ठीक है, मनरेगा, कुछ लोगों को रोजगार इससे मिलता है, लेकिन मनरेगा की हालत क्या है? करप्शन की सीमा तक है। इस करप्शन से कैसे निजात मिलेगी? मैं कुछ आंकड़े देना चाहूंगा। अप टू दिसंबर 11 तक 1,04,452 करोड़ का यह फंड एलोकेशन नहीं, यह खर्च हुआ है, यह एक्सपेंडिचर है। पिछले 6 वर्षों में इतना खर्च हुआ है। पर हाउस होल्ड वर्क डेज 2 वर्षों में उसमें तेजी के साथ गिरावट आई है। सरकार दावा करती है कि 100 दिनों का रोजगार मिलता है, कभी दावा करती है कि नहीं, कम से कम 75 दिनों का रोजगार पर हाउस होल्ड को, प्रति परिवार को मिलता है। ऐसा नहीं है श्रीमान। 2009-2010 में इसमें गिरावट आई है 54 डेज, और 2010-11 में और गिरावट आई है। केवल पर हाउस होल्ड 47 डेज का ही काम मिल पाता है। और इस फाइनेंशियल ईयर की बात बतला रहा हूं आपको, इस फाइनेंशियल ईयर में दिसंबर तक केवल 32 डेज पर हाउस होल्ड का यह रोजगार मिला है। फेक मास्टर रोल बन रहे हैं, फर्जी मास्टर रोल बन रहे हैं। जॉब कार्ड्स भी बनवाने के पैसे लिए जा रहे हैं। जाकर कोई गरीबों से पूछे तो नीचे जाकर क्या हालत है उनकी। उनको लो वेजेस, कम मजदूरी दी जा रही है, 50 रुपए, 60 रुपए, 70 रुपए। अब उन मजदूरों से जाकर हम लोगों ने बात किया है, इसलिए मैं यहां पर चर्चा कर रहा हूं। तो यह करप्शन जो मनरेगा में इस समय व्याप्त है, मैं श्रीमान ऐसा महसूस करता हूं इसे दूर किए जाने की आवश्यकता है। आज भी गांवों से शहरों की ओर पलायन तेजी के साथ बढ़ा है, और यही कारण है कि मनरेगा का भी जो लाभ आम लोगों को, आम गरीबों को मिलना चाहिए, उसका वह लाभ उन्हें नहीं मिल रहा है। किसानों के संबंध में मैं यहां पर चर्चा करना चाहूंगा। श्रीमंत, किसानों की हालत दिनों दिन बद से बदतर होती जा रही है। पिछली बार इसी सदन में 0 आवर में मैंने क्रॉप हॉलिडे की आंध्र प्रदेश की चर्चा की थी। ये बहुत ही गंभीर विषय है। यहां का किसान, Honorable members, please यहां का किसान maintain the decorum. क्रॉप हॉलिडे जैसे डिसीजन लेने के लिए वो मजबूर हो जाता है। क्यों इस प्रकार के हालात पैदा होते हैं? आप फूड सिक्योरिटी बिल लागू करने जा रहे हैं। यदि उत्पादन बढ़ेगा नहीं तो फूड सिक्योरिटी बिल आप भले ही पारित करा लें, यहां पर वह बन जाए, एक्ट बन जाए, लेकिन उसका लाभ जिन लोगों को मिलना चाहिए वह लाभ उन्हें कैसे मिल पाएगा, इसके बारे में भी सरकार को विचार करने की आवश्यकता है। कपास के बारे में आपने एक्सपोर्ट पर जो है पाबंदी लगा दी थी, लेकिन आपने एक्सपोर्ट की पाबंदी यह समाप्त करने की घोषणा की, लेकिन अब हमारी समझ से यह परे है। क्यों एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाई गई? इंटरनेशनल मार्केट में स्वाभाविक है कि जो कपास का किसान होगा उसको अच्छी कीमत मिलती। किस सोच के आधार पर लगाई गई यह मैं कह नहीं सकता। और हालात तो आज ऐसे हो गए हैं, आलू, प्याज, टमाटर, यह सब सारी चीजें जो पैदा हो रही है। आलू 2 रुपया किलो किसानों का बिक रहा है श्रीमान। आज हालत यह है, डिस्ट्रेस सेलिंग हो रही है। जितनी लागत लगी है आलू पैदा करने में, प्याज पैदा करने में, टमाटर पैदा करने में, वह लागत मूल्य भी किसानों का नहीं निकल पा रहा है। लेकिन आपने जो कृषि ऋण बांटा है, थोड़ी उसकी यहां पर चर्चा मैं जरूर करना चाहूंगा।
आपने 4,75,000 करोड़ 2011 और 12 में आपने कहा है कि इतना लोन, इतना ऋण यह किसानों को दिया जाएगा अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए। इसके पहले 4,60,000 करोड़ का यह डिसबर्समेंट हुआ था किसानों को। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि चंडीगढ़ और दिल्ली, मैं समझता हूं चंडीगढ़ और दिल्ली की अधिकांश जो ये फार्म लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है, उसका एक्विजिशन बहुत हुआ है, तेजी के साथ यहां पर हुआ है। तो वहां पर 32,400 करोड़ का लोन डिसबर्समेंट हुआ है। लेकिन यूपी, देश का सबसे बड़ा राज्य, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन 4 राज्यों को मिलाकर केवल 31,000 करोड़ का कर्ज वितरित हुआ है। कैसे किसान अपना उत्पादन बढ़ाएगा? मैं समझता हूं कि इस ओर भी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। मुझे तो लगता है कहीं इसमें भी कहीं कोई बड़ा घोटाला तो नहीं है, इसकी तरफ भी नजर डालने की आवश्यकता है। खाद्यान्न उत्पादन इस समय श्रीमान पूरी तरह से रुक सा गया है। वैसे पिछली वर्ष यह बतलाया गया था कि 241.56 मिलियन टन उत्पादन हुआ है, और लेकिन मैं समझता हूं कि इतने उत्पादन से ही इस देश का कल्याण नहीं होगा। उत्पादन को और अधिक बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। इसलिए गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज पर के संबंध में रीथिंक करना चाहिए। पिछली सत्र में भी मैंने कहा था, आज फिर से भी अपनी बात को दोहराना चाहता हूं कि इस एग्रीकल्चर पॉलिसी के बारे में गंभीरतापूर्वक विचार करने के लिए संसद का एक 7 दिन 10 दिन का एक स्पेशल सेशन बुलाया जाना चाहिए कि एग्रीकल्चर पॉलिसी में क्या क्या चेंजेस लाए जा सकते हैं, इस पर एक गंभीरतापूर्वक विचार हो सके। उसके लिए कुछ एक स्पेशल सेशन की आवश्यकता है। अब नेशनल फार्मर्स कमीशन यानी स्वामीनाथन कमीशन इस रूप में जो जाना जाता है, उसकी रिपोर्ट 2005 में आ चुकी है, आज तक उसे इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। तो मैं चाहता हूं कि स्पेशल सेशन बुलाया जाएगा तो कम से कम स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट पर भी हम लोग उस पर विचार करेंगे। क्या क्या चीजें अमल की जानी चाहिए, तुरंत उन्हें अमल में लाए जाने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए, संसद उसका भी सुझाव दे सकेगा। एग्रीकल्चरल लोन पर रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात की गई है, 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट। और अभी अभिभाषण में मैं देख रहा था कि जो समय से कर्ज की अदायगी कर देंगे उनको 3% की छूट उनको दी जाएगी, यानी 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट में देना पड़ेगा। हमसे यदि कोई पूछे, मैं भी फार्मर कम्युनिटी से आता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा सरकार को यह दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, एक स्ट्रांग विल पावर के साथ यह फैसला करना चाहिए कि किसानों को, जो सचमुच खेती करने वाले लोग हैं, उन्हें 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन मुहैया कराया जाएगा 1 साल के लिए। 1 साल के लिए 1 साल तक यदि वह कर्ज की अदायगी नहीं करते हैं, उसके बाद बढ़ाकर उनको 3% आप लीजिए, लेकिन 3% से ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट एग्रीकल्चर लोन पर किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए, और 1 साल के लिए केवल 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ही किसानों को कर्ज दिया जाना चाहिए। अब इस सरकार के इकबाल के बारे में क्या कहें, ये तो चुनाव परिणाम जो आए हैं उससे यह साफ जाहिर हो गया है कि सरकार का इकबाल इस समय कैसा है। लेकिन अब 2G स्पेक्ट्रम का ही मामला था, जो भी सुप्रीम कोर्ट का इधर फैसला आया है, 122 लाइसेंसेस को जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया है, मैं समझता हूं कि इसे केवल लीगल एंगल से ही नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि मॉरल और इथिकल एंगल से भी देखा जाना चाहिए। भले ही यह क्रिमिनल कल्पेबिलिटी का मामला न बनता हो, लेकिन इस सच्चाई को कौन नकारेगा उपाध्यक्ष महोदय कि मॉरल अथवा इथिकल कल्पेबिलिटी का यह मामला नहीं बनता है? इस सच्चाई को कैसे कोई नकारेगा? लेकिन सरकार, चाहे सुप्रीम कोर्ट का कुछ भी फैसला हो गया, अब उसको कोई नैतिक जवाबदेही होती है किसी सरकार की। हुकूमत केवल नियम और कानूनों से नहीं चलती है, हुकूमत चलती है तो सरकार के इकबाल से चलती है, सरकार की क्रेडिबिलिटी से चलती है, नैतिक बल से हुकूमत चलती है श्रीमान, ऐसे हुकूमत नहीं चलती है। यस बैंड एलोकेशन के मामले में जो कुछ भी हुआ है उसकी बहुत डिटेल में जाकर मैं यहां पर चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन देवास मल्टीमीडिया एंट्रिक्स के साथ उसकी डील हुई है, उसमें जो जो हुआ है समाचार पत्रों में आ चुका है, इसलिए मैं बहुत डिटेल में जाकर उसकी चर्चा नहीं करना चाहता हूं। लेकिन सवाल यह उठता है कि वित्त मंत्रालय के द्वारा नियमों को तोड़कर
देवास को क्यों समय समय पर मंजूरी दी जाती रही है, इसकी जांच की जानी चाहिए। क्यों ऐसा हुआ है? अब 18 मई 2006 को वित्त मंत्रालय की मेहरबानी से टेलीकॉम वेंचर्स एलएलसी और कोलंबिया कैपिटल ने देवास में इन्वेस्टमेंट किया। ये दोनों कंपनियां देवास की अमेरिकी सब्सिडियरी हैं और कानून सब्सिडियरी की होल्डिंग कंपनी में निवेश संभव नहीं है। ये सब साधारण आदमी सच्चाई को जानता है, फिर भी नियमों में छूट दी जाती रही और ये सब सारी चीजें होती रही। और मैं तो यह मानता हूं कि ठीक है, उस डील को रद्द कर दिया है, लेकिन यह देखा जाना चाहिए कि उस समय देवास मल्टीमीडिया को जो बहुत सारी नियमों में तोड़ मरोड़ करके जो सुविधाएं दी गई हैं, जो छूट मुहैया कराई गई है, उसके पीछे इंटेंशन क्या रहा है, इसकी जांच तो होनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी से विनम्र अनुरोध करूंगा कि जिस समय वह उत्तर देने के लिए खड़े हों तो कृपया सदन यह जानना चाहेगा कि इस प्रकार की वित्त मंत्रालय के द्वारा देवास मल्टीमीडिया को सुविधाएं क्यों मुहैया कराई गई, यह उनके द्वारा बताया जाएगा, यह मुझे पूरा विश्वास है। उपाध्यक्ष महोदय, इस अभिभाषण को जब मैं देख रहा था तो अभिभाषण जब प्रारंभ होता है, चौथे पैरा में ही करप्शन की चर्चा की गई है, ब्लैक मनी की चर्चा की गई है। मैं समझता हूं कि इस संसद में ही लोकपाल बिल हम लोगों ने पारित किया है, लेकिन केवल लोकपाल बिल पारित कर देने से ही करप्शन को हम मिनिमाइज कर देंगे, ऐसा दावे के साथ नहीं कहा जा सकता है। मैं समझता हूं कि इसके लिए और भी बहुत सारे इफेक्टिव मैकेनिज्म की आवश्यकता होगी। उस संबंध में भी सरकार को विचार करना चाहिए, लेकिन पॉलिटिकल सैबोटाज जिस तरीके से राज्यसभा में हुआ है, सचमुच उससे सभी देशवासियों को बेहद पीड़ा हुई है। जबकि हमारा दल यह चाहता था कि 12 बजे के बाद भी सत्र चले और लोकपाल बिल पिछले सत्र में ही वह पारित होना चाहिए, लेकिन वह नहीं होगा। हमारे बगल में आदरणीय अडवाणी जी यहां पर बैठे हुए हैं। ब्लैक मनी के मुद्दे को 2009 में ही उन्होंने उठाया था, ब्लैक मनी के मुद्दे को। ब्लैक मनी के बारे में ज्यादा मुझे नहीं कहना है, कुछ बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने संसद में, प्रधानमंत्री जी अथवा वित्त मंत्री जी, मैं पूरा रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा हूं, यह आश्वासन दिया था कि वित्त मंत्री जी ने दिया था कि ब्लैक मनी पर एक व्हाइट पेपर जारी किया जाए। वित्त मंत्री जी ने कहा था व्हाइट पेपर जारी किया जाएगा। आज भी हम लोग व्हाइट पेपर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी जब इस चर्चा पर रिप्लाई करने के लिए खड़े होंगे तो निश्चित रूप से उनको वो यह बताएंगे कि ब्लैक मनी पर यह व्हाइट पेपर कब आ रहा है। हमारी चिंता तो उस समय जब ज्यादा बढ़ गई, जबकि इस देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई के डायरेक्टर ने भी कह दिया कि लगभग $500 बिलियन की ब्लैक मनी दुनिया के दूसरे देशों में पड़ी हुई है, जो गलत तरीके से कमाई गई है। मैं समझता हूं कि उससे बड़ी जांच एजेंसी और कोई दूसरी इस देश में नहीं हो सकती है। श्रीमान, यह सब सारा सिलसिला चल ही रहा था कि केवल चुनावी सफलता हासिल करने के लिए मजहबी आधार पर आरक्षण की घोषणा कर दी गई। और मैं उपाध्यक्ष महोदय, यह मैं साफ कर देना चाहता हूं, जहां तक हमारे दल का सवाल है कि हम जाति, पंथ अथवा मजहब, यानी कास्ट, क्रीड अथवा सेक्ट अथवा रिलीजन के आधार पर इंसान और इंसान के बीच नफरत करने वाले लोग हम नहीं हैं। हम इंसाफ और इंसानियत की राजनीति करने वाले लोग हैं। लेकिन जब हमने देखा कि भारत के संविधान में मजहब के आधार पर आरक्षण देने की कोई व्यवस्था नहीं है, और स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी 1961 में यह कहा था कि सांप्रदायिक आधार पर आरक्षण भारत के लिए एक छोटी सी गलती नहीं होगी, बल्कि भारत के लिए यह विनाशकारी होगा, भारत के लिए यह विभाजनकारी होगा। उसी पंडित जवाहरलाल नेहरू की विरासत की राजनीति करने वाले लोग आज उनकी मंशा के विपरीत जाकर मजहब के आधार पर आरक्षण दे रहे हैं। भारत के संविधान सभा की बैठक में भी क्या क्या हुआ है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जितने सम्मानित सदस्य थे, सबने कहा कि एक बार धर्म और मजहब के नाम पर भारत माता के 2 टुकड़े हो गए हैं, इसलिए धर्म और मजहब के नाम पर आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। आजाद भारत का पुनः विभाजन करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। जहां तक हम लोगों का मत है, हाँ, वही संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात कर रहा हूं, और जहां तक हम लोगों का प्रश्न है, हम कहते हैं हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, सिख है, कोई भी हो, जो भी गरीब हो उसे यदि आरक्षण का लाभ दिया जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी उसका स्वागत करेगी।
लेकिन अब सामाजिक और शैक्षिक, सोशल और एजुकेशनल आधार पर जो पिछड़े हुए हैं उन्हें आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, यह हमारे यहां कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। यदि प्रधानमंत्री जी को लगता है कि इस प्रोविजन के कारण मुस्लिम्स को अथवा अन्य जो रिलीजन के लोग हैं उनको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता है, तो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्डनेस के जो मानक हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं, उनमें चेंज ला सकते हैं, अथवा यह सामाजिक और शैक्षिक जो पिछड़ापन है इसे रीडिफाइन किया जा सकता है संसद को विश्वास में लेकर। यह क्यों नहीं हो सकता? लेकिन रिलीजन के बेसिस पर नहीं होना चाहिए। गरीबी तो सारे देश की, चाहे कोई किसी जाति, धर्म, मजहब का क्यों न हो, गरीबी तो दूर होनी चाहिए। यह तो हम भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इसे चाहते हैं। और कहीं पर यदि इसमें कोई अड़चन आती है तो उसमें पूरी तरह से हम लोग सहयोग करने के लिए भी तैयार हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ ज्यादा तो नहीं कहना है, बस सब मिला जुलाकर इतना ही कहना चाहूंगा। इस समय इस सरकार की गलत नीतियों के कारण हमारा देश इस समय संकट के दौर से गुजर रहा है। प्रतिपक्ष में होते हुए भी हम लोग पूरी तरह से इस देश को इस संकट से उबारने के लिए सरकार को सहयोग करने को पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन सरकार की विश्वसनीयता, सरकार का इकबाल इस समय देश से पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। मैं समझता हूं उसे रेस्टोर करने की जरूरत है। यदि सरकार उसे रेस्टोर नहीं कर सकती है तो मैं समझता हूं कि सरकार के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह गया है। इतना ही निवेदन करते हुए और साथ ही साथ ये जो धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपना निवेदन समाप्त करते हैं। श्री शैलेंद्र कुमार।